तो अपना पार्ट 2 है ये, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने मैटर के सारे स्टेट्स देखे थे, जिसमें फिजिकल और फिजिकल स्टेट्स, केमिकल स्टेट्स देखे थे। फिर हमने इसके तीन स्टेट देखे थे, जिसमें क्या क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के अंदर स्टेट को हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। As we know, water exists in three states of nature: solid, liquid और gas। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, वाटर से ही एक्सप्लेन करके समझेंगे किस तरीके से मैटर जो है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड है आइस, ठीक है। आइस कौन से डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बट मान लो इस आइस को मुझे पिघलाना है और वाटर में चेंज करना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हो? आइस से जब वाटर चेंज होता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर फ्यूजन और मेल्टिंग। एग्जैक्टली। फ्यूजन तो तब होता है जब लिक्विड से आइस बनती है, और जब आइस से लिक्विड बनता है तो वो मेल्टिंग होती है। कैसे होती है ये? जब भी हम लोग आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, फोर्स होती है ना, वो धीरे धीरे अब इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है, स्पेसेस बढ़ना स्टार्ट होती है, और उसकी वजह से ये अपनी स्टेट को चेंज कर पाता है और लिक्विड में जा पाता है। फिर इसी तरीके से जब हम लोग लिक्विड्स को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो स्पेसेस होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये गैस में कन्वर्ट हो पाती है। अब इसी चीज़ को अपन थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। The phenomena of change of matter from one state to another and back to the original state is called interconversion of states of matter। मतलब जब हम लोग मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, फिर गैस से वापस सॉलिड में, सॉलिड से सीधा गैस के अंदर, ये जो कन्वर्जन होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी होते क्या है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों पे। इसके एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा प्रेशर पे। तो याद रखना, मैटर अपनी स्टेट दो ही सिचुएशन में चेंज करता है, या तो टेम्परेचर में चेंज हुआ है या तो प्रेशर में चेंज हुआ है। ठीक है, कुछ और काम की बात। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब आपको पता है कि जैसे लिक्विड जब बनता है तो उसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे हमारे जो पोलर आइस कैप्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वो मेल्ट होते रहते हैं। मेल्ट कैसे होते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और पूरे के पूरे जो दुनिया है उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा है, बस समझने के लिए क्या है, मेल्टिंग है। कोई नया आया है क्या? अब सर आगे आगे। ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ से हम लोग सॉलिड को, एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ से जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग आइस क्यूब को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है, 0 डिग्री पे ही वो फ्रीज हो रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब वो आइस बनेगा या कब वो पानी बनेगा? तो बता सकते हैं? नहीं? कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। Process of changing a liquid into a solid was freezing, और freezing point is the temperature at which a liquid changes into solid। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो मेल्टिंग थी, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो फ्रीजिंग है। ठीक है, बट दोनों में याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 होता है आइस का, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब इसके बाद में आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। है क्या यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? हाँ है, बाद में आएगी, बताऊंगा। मैं वही चेक कर रहा था कि है या नहीं। ठीक है, जब आएगी तब बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद एवापोरेशन आता है। आपको मैंने बता दिया था बॉइलिंग और एवापोरेशन में डिफरेंस होता है। एवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है, जिसके अंदर जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड बॉडी का, वो जब हीट अप होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल टेम्परेचर, उसकी वजह से वो जो उसका अपर पार्ट होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब
When water is left in an open container, it slowly evaporates and turns into water vapor. This process is commonly observed when the clothes dry after being washed. सिंपल सी बात है, जब हम लोग कपड़े धोते हैं उसके बाद में उसमें से जब पानी निकल जाता है, वो सूख जाते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन के लिए हमको कोई भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, जो नेचुरल हीट और एयर होती है ना, वो उसी से ही ड्राई हो जाता है। फिर आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये चीज याद रखना, इवेपोरेशन में कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन बॉइलिंग में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे कि लिक्विड के अंदर हम लोग वाटर की बात करें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब एक तरीके से गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर वो बॉइल हो जाता है। When we heat water in a kettle, it reaches its boiling point and starts boiling, forming steam. The boiling point of the water is 100 degree Celsius. आगे अपन बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम लोग पानी गर्म कर रहे होते हैं, तो जो बॉयल होता है ना, उसके ऊपर एक लेड लगा देते हैं, मतलब एक ढक्कन लगा देते हैं। जैसे ही इस ढक्कन को आप हटाओगे ना, तो ढक्कन पे आपको बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। वो कैसे कन्वर्ट हुए होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स में? वो बेसिकली वो गैस या फिर स्टीम होती है, जो कि अब ठंडी हो चुकी है। जब वो गैस और स्टीम ठंडी हो जाती है, तो वो वापस किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कोई बोलना चाहेगा? नहीं? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये दे रखा है, when the steam comes in the contact with a cold surface such as mirror, it condenses and forms water droplets. This phenomena is commonly observed in when you put a plate covering hot bowl if the Maggi the vapor forms droplets. वही वाली बात है भाई, मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो या मैगी बना रहे हो, मैगी के ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, तो जब आप ढक्कन को हटा के देखोगे तो उससे आपको बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। वो क्यों होते हैं? जब वो स्टीम वाटर में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रिडक्शन, तो इसी रीजन से वो क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन इससे क्या होता है? गैस से वाटर होता है। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सब्लिमेशन। ये क्या होता है सब्लिमेशन? देखो, कभी कभार क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना, वो डायरेक्टली लिक्विड की जगह सीधा गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। होता कहाँ है? आपने देखा है, जो कपूर की गोलियां होती है ना, नेस्टरीन बॉल्स की होती है, या फिर कैम्फर बीन होता है। ठीक है, तो ये जो आपने देखा पूजा के अंदर, जब दिवाली की पूजा करते हैं तो कपूर का यूज करते हैं हम लोग। उस कपूर के अंदर हम लोग जैसे ही आग लगाते हैं ना, वो Yes, sir. सीधे उड़ जाता है, वो बीच में से लिक्विड विकेट नहीं बनता, सीधे ही गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जहाँ पे एक सॉलिड विदाउट लिक्विड में जाए, सीधा ही गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हमने बात कर ली कि सर, हमने क्या क्या बात करी थी? हमने ये वाला तो कर लिया, हमने बात करी जो लिक्विड है ना, लिक्विड जब हम उसको सॉलिड बनाते हैं ना, तो हम उसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। और सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। फिर जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो वो होता है वेपराइजेशन, और जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो वो होता है कंडेंसेशन। ठीक है, और जो सॉलिड सर डायरेक्ट, हाँ बोल। सर इसमें गलत दे रखा है। हाँ, गलत दे रखा है, तभी तो मैंने क्लियर कर रहा हूँ। सॉलिडिफिकेशन क्यों होता है? जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ये तीनों जब लिक्विड से सॉलिड में बनते हैं तब बोलते हैं। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, इसी तरीके से जब सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सब्लिमेशन। और जब वो गैस से वापस सॉलिड बन जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, अभी तक तो हमने बात करी कि ये होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे ये चेंज क्यों होता है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। आपको पता है, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। जब पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, टूटने लग जाएगा, और वो अपनी जगह से
दूसरी दूसरी जगह चले जाएंगे, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जब भी हम लोग किसी पार्टिकल के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वो अपनी जगह छोड़ करके थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? जब वो दूर चले जाते हैं एंड एज द फ्री स्पेसेस इंक्रीजेस, अब ये हम कह सकते हैं कि जब वो स्पेसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एट स्टेज इज रीच मेल्टिंग पॉइंट, तो व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ठीक है। नाउ एज वी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम मोर वीक एंड दे more and more freely at and at a state is reached the boiling point when the liquid boils and is converted into a gas। तो मतलब क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वो पास पास में थे, सॉलिड में थे, जब उनको अपन ने गर्म करा तो एक स्टेज में आने के बाद वो इतना दूर हो गए कि वो लिक्विड में चेंज हो गए। फाइनली जब हम लोग लिक्विड को भी जब गर्म करने लगे तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब वो क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? तो एंड डू यू नो अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो अगर मान लो टेम्परेचर को घटा देंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो पार्टिकल्स है ना वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे। जब और ज़्यादा पास आ जाएंगे तो क्या होगा? ये जो गैस था ना, गैस, ये कंडेंस होकर के लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो ये गैस है, जो वाटर है ना, वो अब कूल हो जाएगा और कूल होकर के क्या बन जाएगा? फ्रीज होकर के सॉलिड बन जाएगा या आइस बन जाएगा। इस तरीके से केमिकल चेंजेस होते हैं पानी के अंदर, जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। भैया ये बताओ अभी तक जो मैंने बोला वो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, बाकी दोनों को भी आ गया, आगे बढ़े। ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, इसको अपन करेक्ट कर लेना जब भी आप लोग इसको या तो प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर खुद से लिखो, या जो भी तुमको करना उसको चेंज कर लेना कि सॉलिड में चेंज बुक में भी दे रखा है सेम। है। बुक में भी सेम दे रखा है, पर ये सही है बुक वाला। सेम यही दे रखा है कि सॉलिडिफिकेशन? नहीं सर, बुक में दे तो रखा है लेकिन ये सही कर रखा है बुक में। हाँ सही करना है तो सब कुछ सही है। हाँ। अब आगे अपन बात करते हैं कि ये जो हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, ये जो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, इससे हमको क्या समझ में आता है? ये पॉइंट कैसे अचीव होते हैं? तो हैव यू नोटिस that when the solid melts its temperature remains the same, so where does that heat energy go? सिंपल सी बात ये है कि मान लो बर्फ है, बर्फ को जब आपने पिघलाया तो पानी का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, या फिर उस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को जब आपने बर्फ में चेंज करा तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जब सारा टेम्परेचर ही सेम है तो ये जो हीट थी वो गई कहाँ पे? यहीं पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, लेटेंट हीट। क्या आता है? लेटेंट हीट क्या होता है इसको अपन समझते हैं। When a solid is melted, on increasing the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. So where does the heat go? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि जब सॉलिड जब मेल्ट हो जाते हैं, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो टेम्परेचर हमने उसको दिया है ना, जो हीट हमने उसको दी है ना मेल्ट होने के लिए, वो कहीं गई कहाँ? क्योंकि आइस तो अब मेल्ट हो चुकी है लेकिन टेम्परेचर तो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हीट कहाँ गई? So when a solid, let's say ice, is melted by heating, the heat gets used up in the changing state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker. It is known as the latent heat. The word latent means hidden. मतलब
अगर मैं आपने बहुत बार देखा होगा इंडिया गॉट लेटेंट, सुना होगा नाम, जहाँ पे बेसिकली समय रैना का एक शो था, थोड़ा सा वल्गर भी था, गालियाँ भी देते थे, बट उसके अंदर जो लेटेंट वर्ड था ना, उसका क्या मतलब था? हिडन। मतलब जो लोगों के अंदर हिडन टैलेंट है वो उसको बाहर निकालते थे। यहाँ पे जो हीट है ना, ये हीट भी हिडन है। जैसे कि हमने जो आइस थी उसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो वो पिघल गई, मेल्ट हो गई, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो वो टेम्परेचर कहाँ गया? वो टेम्परेचर यूज हुआ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। हमने पढ़ा था कि जब वो आइस बना हुआ था तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा थी, लेकिन जब वो पानी में बदल गया तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो बहुत कम हो गई। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करा है ना उसने, इस ओवरकमिंग के अंदर ही वो सारी हीट यूज हुई है, और उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये समझ में आया क्या लेटेंट हीट? या वापस समझाऊं? आगे से। सो नाउ particles of water at 0 degree Celsius या फिर 273 Kelvin have this additional latent heat which particles of ice do not have. So we can say particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at same temperature. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं उस काइनेटिक एनर्जी की, किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे उसमें, या जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस उसमें? तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो सॉलिड था वो ना, पहले वो particles चेंज होकर के लिक्विड बन चुका है। तो वो लिक्विड बन चुका है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज़्यादा होगी। और वो कैसे कन्वर्ट कर पाया अपने को? बाय यूजिंग दिस लेटेंट हीट। जो एक्स्ट्रा हीट हमने उसको प्रोवाइड करी थी ना, उस हीट को यूज करके उसने क्या करा है? अपनी स्टेट को चेंज करा। सिमिलरली जो वाटर वेपर होते हैं ना, वो भी यही सेम काम करते हैं। जो उनके अंदर एनर्जी होती है ना, 100, ये 100 डिग्री सेल्सियस से गलती से 1000 आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है ना? तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो वाटर होता है ना, एट द सेम टेम्परेचर उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वेपर्स के अंदर एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस को। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, ज़्यादा बर्न मार्क्स कौन देगा आपको? बर्न, समझ ना, जलेगा कहाँ से? ज़्यादा जलेगा आपकी स्टीम ही देगी, क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आया बाकी दोनों को भी? तो जो हमने जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो तब होता है जब क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनता है। लेटेंट हीट क्या होती है? वो जो एक्स्ट्रा हीट थी ना उसको, जिससे वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करता है? जब लिक्विड से वेपर में जब चेंज होती है ना चीजें, उसके लिए जो हीट चाहिए होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक और होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होती है? जब वो सॉलिड से लिक्विड में आती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मैट्रिक समझ में आया क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये वापस समझाऊं? एक बार समझा दो फिर से। भाई लेटेंट हीट इन ऑफ, शॉर्ट। 1 किलो जो सॉलिड होता है ना, 1 किलो सॉलिड, हम्म, उसमें मैं कितनी एनर्जी लगाऊं कि वो लिक्विड बन जाए? समझा? 1 किलो सॉलिड में मैं कितनी हीट एनर्जी लगाऊं कि वो लिक्विड बन जाए? वो हीट एनर्जी को मैं बोलता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके। अभी आया समझ में? और दूसरा क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहाँ पे 1 किलो लिक्विड में मैं कितनी ज्यादा गैस लगाऊं कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। मतलब बेसिकली 1 किलो लिक्विड के अंदर जब मैं बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आऊंगा ना उसको,
उस वाले पॉइंट से जब मैं उसको वेपराइज कर दूंगा ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे गलती से ठीक लिख दिया है, उसको सही करके वेपराइजेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। हाँ, इतना बहुत है कि आज के लिए। हाँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बस इतना ही काफी है।